इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। खैर, बिना किसी देरी के सीधे आज के अहम मुद्दे पर आते हैं। जटिल ICH-Q9 रिस्क मैनेजमेंट गाइडलाइंस को फार्मा मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक डायनामिक और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में कैसे बदला जाए। फार्मा प्रोफेशनल्स के तौर पर यह चर्चा हमारे काम को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदलने वाली है। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। ग्रैन्युलेशन प्रोसेस में एक मामूली सी मैकेनिकल गड़बड़ी होती है और बूम, $5 लाख का पूरा बैच रिजेक्ट। या सोचिए, इससे भी बुरा, कोई कंटैमिनेटेड प्रोडक्ट किसी मरीज तक पहुंच जाए। सच में ये एक ऐसा नुकसान है जिसे सिर्फ पैसों से नहीं तौला जा सकता, है ना? इसीलिए अब फायर फाइटिंग अप्रोच यानी आग लगने के बाद बुझाने वाली सोच को छोड़कर फायर प्रूफिंग की ओर बढ़ने का समय है। मतलब प्रोएक्टिव तरीके से क्वालिटी को सिस्टम के अंदर ही बिल्ड करना। तो इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरे सफर को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से समझेंगे। शुरुआत करेंगे रिएक्टिव क्वालिटी की भारी भरकम कीमत से, फिर चलेंगे कोर रिस्क कैलकुलेशन स्कोर्स को डिकोड करने की ओर और आखिर में एक रियल वर्ल्ड क्लीनिंग वैलिडेशन केस स्टडी के जरिए देखेंगे कि ऑडिट के लिए हमेशा कैसे तैयार रहा जा सकता है। आइए सबसे पहले ये तय करते हैं कि जब क्वालिटी कंट्रोल को सिर्फ भरोसे या किस्मत पर छोड़ दिया जाता है तो असल में दांव पर क्या लगा होता है। हम बात कर रहे हैं रिएक्शन से प्रिवेंशन तक के सफर की। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये मेथड क्वालिटी अश्योरेंस टीम के टूलकिट में एक बेहद पावरफुल प्री मॉर्टम टूल की तरह काम करता है। FMEA कोई साधारण कागजी काम नहीं है, बल्कि ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जो किसी भी गड़बड़ी के होने से पहले ही उसकी पहचान करने की गजब की ताकत देता है। और यहीं पे सारा माइंडसेट शिफ्ट होता है। पिछली गलतियों की जांच पड़ताल करने वाले इन्वेस्टिगेटर की भूमिका से बाहर निकलकर भविष्य की कमजोरियों का अनुमान लगाने वाला दूरदर्शी बनना पड़ता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये प्रोएक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट का सबसे बेहतरीन रूप है। अब आते हैं इसके पीछे के गणित पर। चलिए देखते हैं कि कैसे ये सब एक स्टैंडर्डाइज्ड और क्वांटिफाइबल स्कोरिंग सिस्टम में बदल जाता है, जिससे प्लांट के रिस्क का बिल्कुल सटीक मूल्यांकन किया जा सके। इंटरनेशनल ICH-Q9 गाइडलाइंस के तहत रिस्क को मापने के लिए 3 बहुत ही स्पेसिफिक मैट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। पहला है सिवियरिटी, मतलब क्लिनिकल प्रभाव कितना गंभीर है। दूसरा है ऑक्यूरेंस, यानी यह घटना कितनी बार होने की संभावना है। और तीसरा है डिटेक्शन, मतलब क्या हमारे मौजूदा सिस्टम इस फेलियर को मरीज तक पहुंचने से पहले ही पकड़ सकते हैं। और जब इन तीनों सिवियरिटी, अकरेंस और डिटेक्शन को आपस में गुणा किया जाता है तो हमें मिलता है एक जादुई नंबर, रिस्क प्रायोरिटी नंबर या RPN। ये इकलौता नंबर स्पष्ट रूप से बताता है कि प्लांट और मरीजों की सुरक्षा को दुरुस्त करने के लिए समय और बजट का फोकस ठीक किस जगह पर होना चाहिए। तो गणित और फॉर्मूले तो क्लियर हो गए। अब सीधा फैक्ट्री फ्लो पर चलते हैं और समझते हैं कि एक प्रभावी रिस्क असेसमेंट सेशन को स्टेप बाय स्टेप कैसे चलाया जाता है। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कमजोरी को सिस्टमैटिकली मैप करने और मापने के लिए बस 4 बहुत ही ठोस और एक्शन ओरिएंटेड स्टेप्स की जरूरत होती है। और हाँ, इन्हें सही ढंग से लागू करना ही एक प्रोएक्टिव क्वालिटी माइंडसेट की असली पहचान है। स्टेप 1 है एक क्रॉस फंक्शनल टीम बनाना। सच कहा जाए तो इस पूरी प्रोसेस की सबसे मजबूत नींव यही डाइवर्स टीम है, क्योंकि एक सटीक रिस्क असेसमेंट कभी भी किसी एक व्यक्ति द्वारा ऑफिस में अकेले बैठकर नहीं किया जा सकता। जब प्रोडक्शन का प्रैक्टिकल ज्ञान, इंजीनियरिंग की टेक्निकल एक्सपर्टीज और क्वालिटी एश्योरेंस का विजन एक साथ मिलता है, तभी विभागों के बीच स्कोरिंग के मतभेद सुलझते हैं और एकदम सटीक असेसमेंट सामने आता है। इस क्रॉस फंक्शनल टीम का अगला काम है प्रोसेस को विजुअली मैप करना फ्लो चार्ट्स के जरिए। उदाहरण के लिए, जब टीम टैबलेट कंप्रेशन जैसे प्रोसेस को मैप करती है तो बहुत आसानी से स्पेसिफिक मैकेनिकल फेलियर मोड्स को अलग किया जा सकता है, जैसे कि टैबलेट के वजन में बदलाव आना या फिर उसका कैपिंग और लैमिनेशन होना। अब आता है 1 से 10 तक के एक प्रैक्टिकल स्केल का इस्तेमाल करके स्कोरिंग करने का हिस्सा। मान लीजिए कि टैबलेट में दवा का डोज कम चला गया, ये तो सीधे मरीज की जान पर बन सकता है ना? इसलिए इसकी सिवियरिटी बहुत हाई यानी 9 या 10 होगी। वहीं अगर कोई मशीन पुरानी है और उसका कैलिब्रेशन बार बार बिगड़ता है तो इसके होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए अकरेंस स्कोर 7 के आसपास दिया जाएगा। इन्हीं स्कोर्स के आधार पर मेंटेनेंस टीम्स अपने बजट को आराम से जस्टिफाई कर सकती हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अच्छी खबर यह है कि अगर उस पुरानी मशीन में एक मॉडर्न इनलाइन वेट चेकर या सेंसर लगा दिया जाए तो कोई भी गड़बड़ी तुरंत पकड़ी जाएगी। इससे डिटेक्शन स्कोर सीधा गिरकर 2 हो जाएगा और नतीजतन ओवरऑल रिस्क प्रायोरिटी नंबर में भारी गिरावट आएगी।
यही तो है इंजीनियरिंग क्वालिटी जो इक्विपमेंट डाउन टाइम को रोकती है। अब चलिए थियरी से निकलकर एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो में चलते हैं। देखते हैं कि ये रिस्क मेथड्स भारी प्रोडक्शन मशीनरी और क्रॉस कंटामिनेशन से जुड़े एक हाई स्टेक्स क्लीनिंग वैलिडेशन केस स्टडी में कैसे काम करते हैं। यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल चुनौती है। जब एक मल्टी प्रोडक्ट फैसिलिटी को एक सामान्य इब्यूप्रोफेन से हटाकर किसी बहुत ही हाईली पोटेंट एपीआई के प्रोडक्शन पर स्विच किया जाता है, तो टीमें उन छिपे हुए फेलियर मोड्स का पता कैसे लगाती हैं? जरा सी भी पुरानी दवा का अंश यहाँ एक बड़ा रिस्क बन सकता है। असेसमेंट के दौरान एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई। केवल सपाट सतहों से स्वैब लेने से पाइपिंग डेडलेग्स यानी पाइप के वे बंद और अंधेरे हिस्से जहां सफाई मुश्किल होती है, पूरी तरह अनदेखे रह जाते हैं। चूंकि इस खतरे को बाहर से देखना लगभग नामुमकिन था, इसलिए इसका डिटेक्शन स्कोर सीधा 10 पर जा पहुंचा। सच में ये तो एक छिपा हुआ बम था। जब प्रायोरिटी नंबर इतना ज्यादा आया जिसे गणितीय रूप से एक्सेप्ट करना नामुमकिन था, तो इंजीनियरिंग टीम ने सिर्फ और ज्यादा सफाई करने पर निर्भर रहने के बजाय एक बहुत ही शानदार प्रोएक्टिव कदम उठाया। उन्होंने हार्डवेयर को ही बदल डाला। डेड लेग्स को खत्म करने के लिए पाइपिंग को फिर से डिजाइन किया गया और ज्यादा सटीक रिंस वाटर टीओसी एनालिसिस लागू किया गया। और इसका नतीजा यह बेहतरीन तरीके से दर्शाता है कि जब पूरी टीम एक साथ मिलकर ओनरशिप लेती है और टारगेटेड हार्डवेयर रीडिजाइन करती है, तो मरीज सीधे तौर पर सुरक्षित होते हैं। साथ ही इसी अप्रोच की बदौलत प्लांट बिना किसी कंटामिनेशन इश्यू के जीरो ऑब्जर्वेशन के साथ इंटरनेशनल यूएस एफडीए ऑडिट पास कर लेता है। इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हुए ये समझना बेहद जरूरी है कि केवल एक बार रिस्क असेसमेंट करना काफी नहीं है। इन मजबूत मानकों को हर दिन बनाए रखना होगा ताकि ऑडिट रेडीनेस हमेशा बनी रहे। आज के दौर में इंटरनेशनल रेगुलेटरी बॉडीज, चाहे वो यूएसएफडीए हो या सीडीएससीओ, वे सिर्फ कागजों पर भरे हुए फॉर्म नहीं देखना चाहते। वे एक परिपक्व और डॉक्यूमेंटेड क्वालिटी कल्चर के सबूत की मांग करते हैं। उन्हें यह देखना होता है कि रिस्क डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल वास्तव में प्लांट के अंदर फिजिकल और ठोस सुधार लाने के लिए किया जा रहा है या नहीं। तो सबसे अहम टेक अवे ये है कि एफएमईए कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसे एक बार बनाकर किसी फाइल में धूल खाने के लिए बंद कर दिया जाए। ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जब भी फैक्ट्री में कोई नया सेंसर या नई प्रोटेक्टिव टेक्नोलॉजी इंस्टॉल की जाती है, तो रिस्क स्कोर्स तुरंत अपडेट होने चाहिए। यही एक्टिव रिस्क ट्रैकिंग ऑडिट में सफलता की गारंटी है। इस एक्सप्लेनर को समाप्त करते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर विचार किया जाना चाहिए। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में वर्तमान में छिपा हुआ सबसे महंगा फेलियर मोड कौन सा हो सकता है? क्रॉस फंक्शनल टीम के साथ मिलकर उन छिपी हुई कमजोरियों की तलाश आज ही शुरू की जानी चाहिए, इससे पहले कि वे किसी बड़ी आपदा में बदल जाएं। प्रोएक्टिव बने रहना ही सबसे बेहतर विकल्प है।